नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। इससे पूर्व के वीडियो पोस्ट में मैंने हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो पोस्ट में मैं अटलांटिक महासागर की विभिन्न जलधाराओं के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं या जान चुके हैं कि महासागरीय जलधाराएं खगोलीय, वायुमंडलीय और अंतर समुद्री एवं स्थलाकृतिक कारकों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप में प्रवाहित होते हुए जलीय परिसंचरण प्रणाली का विकास करती है। यहाँ हम अटलांटिक महासागर की जलधारा के बारे में बात करेंगे। इस पोस्ट को पढ़ने से पूर्व हमारा आपसे आग्रह है कि सागरीय धाराएं पोस्ट को पढ़ लें। इसके बाद आप अटलांटिक महासागर की जलधाराओं के बारे में बेहतर रूप से समझ पाएंगे। आइए अब हम अटलांटिक महासागर की जलधाराएं की चर्चा करें। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी अक्षर एस की तरह दिखाई देता है तथा दोनों ध्रुवों की ओर खुला हुआ है। यह उत्तर एवं दक्षिण में अधिक चौड़ा तथा मध्य में अपेक्षाकृत सक्रिय है। इसके मध्यवर्ती भाग में कटक तथा तटवर्ती भागों में खाड़ियाँ तथा कई द्वीप अवस्थित हैं। ये यहाँ की भौतिक भौगोलिक स्थिति को विशिष्ट बनाती हैं, जिसका प्रभाव अटलांटिक महासागर की जलधाराओं पर स्पष्ट रूप से देखा जाता है या पड़ता है। अटलांटिक महासागर में जलीय परिसंचरण प्रणाली का विकास आदर्श रूप में होता है तथा इससे जलधाराओं की चक्रीय व्यवस्था विकसित होती है। जलीय परिसंचरण का विकास विविध खगोलीय, वायुमंडलीय और अंतः समुद्री कारकों से और इन कारकों की अंतःक्रिया से संबंधित है। इस पर अटलांटिक महासागर की भौतिक संरचना एवं उच्चावच का विशिष्ट प्रभाव होता है। अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को भी अध्ययन की दृष्टिकोण से हम दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला उत्तरी अटलांटिक की जलधारा और दूसरा दक्षिणी अटलांटिक की जलधारा। आइए अब हम सबसे पहले उत्तरी अटलांटिक की जलधारा के बारे में जानें। उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवतीय जलधारा पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवतीय क्षेत्र प्रदेशों में प्रवाहित होती है। इसका कारण यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान, निम्न वायुदाब, तीव्र वर्षा के कारण जल तल का ऊपर बना रहना और पृथ्वी के घूर्णन गति तथा व्यापारिक पवनों के प्रभाव से जल का पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होना है। पश्चिम की ओर उत्तरी विषुवतीय जलधारा ब्राजीलियन हॉर्न या साउरॉक अंतरीप से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ जाती है। कैरिबियन सागर में कई द्वीपों की स्थिति के कारण यह कई उपधाराओं में विभक्त हो जाती है, जिससे एंटीलीज, टोबैगो, क्यूबा, जमैका की जलधारा की उत्पत्ति होती है। मैक्सिको की खाड़ी में यह सभी जलधाराएं पुनः आपस में मिल जाती हैं और फ्लोरिडा की जलधारा को उत्पन्न करती हैं। यह फ्लोरिडा तट के सहारे प्रवाहित होती है। मैक्सिको की खाड़ी में अधिक तापमान के कारण जल की औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसी कारण फ्लोरिडा की जलधारा का अधिक तीव्र वेग से उत्तर की ओर प्रसार हो जाता है और तीव्र वेग वाली गर्म गल्फ स्ट्रीम की जलधारा की उत्पत्ति होती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के अनुरूप प्रवाहित होती हुई न्यू फॉकलैंड तक प्रभावी बनी रहती है। इसी बीच यह पछुआ पवनों और पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न विक्षेप बल के प्रभाव में आ जाती है, जिसके कारण यह पूर्व एवं उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है। यहाँ इस जलधारा को उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की जलधारा कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गल्फ स्ट्रीम का ही विस्तार है। इसके प्रभाव में संपूर्ण पश्चिमी यूरोप बना रहता है।
अटलांटिक प्रवाह की जलधारा भी कई उप शाखाओं में विभक्त हो जाती है। आइसलैंड के दक्षिण में इसे इरविंगर की जलधारा कहते हैं। उत्तर में नार्वे तट के सहारे नार्वे की जलधारा के रूप में प्रवाहित होती है, जो तुलनात्मक गर्म जलधारा है। दक्षिण की ओर फ्रांस तट पर बिस्की की खाड़ी में इसे रेनेल की जलधारा कहते हैं। इससे दक्षिण की ओर यह केनरी की जलधारा के साथ मिल जाती है। केनारी की जलधारा उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली तुलनात्मक ठंडी जलधारा है। इसकी उत्पत्ति विषुवतीय जलधाराओं के कारण सतह से जल के विस्थापित होने से और सागर नितल के ठंडे जल के सतह पर आ जाने से होती है। किनारी की जलधारा दक्षिण में विषुवतीय जलधारा के साथ मिल जाती है और इस प्रकार जलधाराओं की चक्रीय व्यवस्था का विकास होता है, जिसके मध्य के क्षेत्र में सारगैसो सागर कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक में ध्रुवीय क्षेत्र से बर्फीले जल के प्रवाह के कारण ध्रुवीय ठंडी जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। कनाडा के उत्तर पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में लेब्राडोर की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। ग्रीनलैंड के पूर्वी तटीय संलग्न सागरों में ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। यह लेब्राडोर में मिल जाती है। लेब्राडोर की जलधारा का प्रवाह न्यूफाउंडलैंड तक बना रहता है। यहाँ यह गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा से अभिसरण करती है। आइए अब हम दक्षिणी अटलांटिक की जलधारा के बारे में चर्चा करें। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवतीय प्रदेशों में दक्षिण विषुवतीय जलधारा प्रवाहित होती है। यह ब्राजील तट से टकराकर तटीय अवरोध के कारण तट के अनुरूप दक्षिण की ओर ब्राजील के गर्म जलधारा के रूप में प्रवाहित होती है। लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के पास यह पछुआ पवनों के प्रभाव में और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न विक्षेप बल के प्रभाव में दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ने लगती है। लगभग 40 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश तक जाते हुए यह क्रमशः ठंडी होने लगती है और पछुआ पवन प्रवाह की ठंडी जलधारा के साथ मिल जाती है। पछुआ पवन प्रवाह एक वैश्विक जलधारा है जो पश्चिम से पूर्व की ओर तीनों महासागर के दक्षिण में प्रवाहित होती है। इस जलधारा का कुछ भाग अफ्रीका के दक्षिणी भाग से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ जाती है। इसे वेनेजुएला की तुलनात्मक ठंडी जलधारा की उत्पत्ति होती है। वेनेजुएला की जलधारा की उत्पत्ति में दक्षिण विषुवतीय जलधारा द्वारा सतह से जल का विस्थापन और सागरीय नितल के ठंडे जल के ऊपर आने का भी योगदान होता है। वेनेजुएला की धारा उत्तर में दक्षिण विषुवत जलधारा में मिल जाती है और इस तरह जलधाराओं की चक्रीय व्यवस्था विकसित होती है। इसके मध्य का छेद अपेक्षाकृत शांत रहता है। स्पष्टता अटलांटिक महासागर की जलधाराएं समान जलीय परिसंचरण को विकसित करती है और कई क्रियाओं की अंतःक्रियाओं से निर्धारित होती है। आइए अब हम अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं एवं उसकी प्रकृति के बारे में जानें। सबसे पहले हम उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में बता रहे हैं। पहला उत्तरी विषुवतीय धारा जिसकी प्रकृति गर्म होती है। दूसरा कैरिबियन धारा जिसकी प्रकृति गर्म होती है। तीसरा एंडीलज की धारा जिसकी प्रकृति गर्म होती है। चौथा फ्लोरिडा की धारा जिसकी प्रकृति गर्म होती है। पांचवा गल्फ स्ट्रीम जिसकी प्रकृति भी गर्म होती है। छठा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जिसकी प्रकृति गर्म होती है। सातवां नार्वे की धारा, इसकी भी प्रकृति गर्म होती है। आठवां इरविंगर धारा, इसकी भी प्रकृति गर्म होती है। नवां रेनेल की धारा, इसकी भी प्रकृति गर्म होती है। 10वां लेब्राडोर की धारा, इसकी प्रकृति ठंडी होती है। और 11वां किनारी की धारा, इसकी भी प्रकृति ठंडी होती है। अब हम दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराएं एवं उसकी प्रकृति के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। पहला दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, इसकी प्रकृति गर्म होती है। दूसरा ब्राजील की धारा, इसकी प्रकृति गर्म होती है। तीसरा फॉकलैंड की धारा, इसकी प्रकृति ठंडी होती है। चौथा पश्चिमी पवन प्रवाह या दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, इसकी प्रकृति ठंडी होती है। पांचवा वेनेजुएला की धारा, इसकी प्रकृति ठंडी होती है।
छठा गिनी तट की धारा, इसकी प्रकृति गर्म होती है। सातवां विपरीत विषुवत रेखी धारा, इसकी प्रकृति गर्म होती है। आशा है इस पोस्ट को पढ़कर आप अटलांटिक महासागर की जलधारा को समझ पाए होंगे। अगर इसे समझने में आपको किसी भी तरह की कठिनाई आ रही हो तो आप मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर संपर्क कर सकते हैं और इस विषय पर अधिक जानकारी हमसे ले सकते हैं। यहाँ एक उल्लेखनीय है कि आप महासागरीय जलधाराओं को समझने के लिए और विस्तृत रूप से जानकारी लेने के लिए आप मेरे द्वारा लिखित और लुसेंट पब्लिकेशन से प्रकाशित सामान्य अध्ययन विश्व का भूगोल पुस्तक का भी अध्ययन कर सकते हैं। और ये पुस्तक आपको बीए की कक्षाओं और आगे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने में के लिए आपको काफ़ी मदद करेगी। धन्यवाद।